ओके, हाय एवरीवन। हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। सो यूनिट 1 के अंदर आप फर्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ओके, सो अभी वाले लेक्चर में जो बुक मैं रेफर कर रही हूँ वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय किटल। ये आपको उस पर भी मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी। बाकी मैंने लाइब्रेरी जेनेसिस का बता ही रखा आपको। ये गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे सारी बुक्स मिल जाती है, और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि वेबसाइट्स टू डाउनलोड अनलिमिटेड फ्री बुक्स। तो वहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है कि लिबजन से आपको कैसे बुक डाउनलोड करनी है। सो टॉपिक का नाम है हमारा नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, एंड चार्ल्स किटल की बुक है और बहुत अच्छी बुक है। वहां से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल द अलाउड एनर्जी वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड essentially continuously from 0 to infinity। अब ये बोल रहा है कि वी सॉ इन चैप्टर 6 दैट, बट चैप्टर 6 में इसका डेरिवेशन होगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली भी पता कर लेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जब होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक पार्टिकल है, तो कोई भी पार्टिकल जब फ्री होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, मान लीजिए ई है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एज यू ऑल नो पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। एंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ वेव? मोमेंटम हमारे पास होता है एच क्रॉस के, तो पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2m आ जाएगा। now this is h cross square upon 2m and this is k square। k square को अगर 3 डायमेंशन में लिखें तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन जो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, वही हमारे पास यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। ये रहा, एनर्जी को एप्सिलॉन के लिखा है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m है, एंड kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन। बट फॉर पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर है तो सॉलिड में क्या होता है, वहां पे पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। और पीरियोडिक पोटेंशियल, अगर मान लीजिए हमारा जो सॉलिड है वो क्यूबिकल है और उसका साइड एल है, तो हमारे पास जो के एक्स के वाई के जेड है, यहाँ पे इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो हमारे पास 0, 2 पाई बाई एल एंड 4 पाई बाई एल एंड सो ऑन होगी। अब ये वैल्यूज कैसे आई वो मैं बता देती हूँ। देखो, पीरियोडिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। बीएससी के अंदर आपने बैंड स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो, नहीं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फॉर बीएससी, अगर आप उसमें देखेंगे तो बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड वाला टॉपिक देखना, लेक्चर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है वो इस तरह का होता है। इस तरह का पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। सो अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल की वैल्यू आएगी तो सेम वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगी, सेम वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगी, और सेम वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगी। सो जो पोटेंशियल होता है वो पीरियोडिक है। अब पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल पीरियोडिक है, अगर हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी वाली कंडीशन का यूज करें, तो अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन का यूज करें जो कि वेव फंक्शन पे अप्लाई होता है, तो हमारे पास में इसमें एक प्रीवियस चैप्टर में ये प्रूव किया हुआ है और ब्लॉक थ्योरम में भी ये प्रूव किया हुआ है। तो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ये बोलती है कि सपोज आपके पास एक पॉइंट पे यहाँ पे एक वेव फंक्शन निकाला, अगर पीरियोडिसिटी है तो इसका मतलब कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में आपको सेम वेव फंक्शन वापस मिल जाएगा, पर्टिकुलर पीरियोडिक पीरियड के बाद में। अब वो पीरियड हम मान लीजिए कितनी लेंथ के बाद ले रहे हैं, एल लेंथ के बाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स पॉइंट पर अगर हमारा वेव फंक्शन साई एक्स है, तो यही वेव फंक्शन जो है हमें कहाँ पर मिलना चाहिए, एल डिस्टेंस पर आने पर। ट्रांसलेशन वेक्टर अगर हम एल से करें, सो हर एल डिस्टेंस के बाद में हमारी पीरियोडिसिटी अपीयर हो रही है, तो वेव फंक्शन सेम होगा। अब यहाँ पे ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक फंक्शन जो है वो बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देती हूँ। अगेन बीएससी की सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाना, उसमें ब्लॉक थ्योरम करके एक टॉपिक है, और ब्लॉक फंक्शन होगा या ब्लॉक थ्योरम होगा, वहां पे आपको ब्लॉक फंक्शन पता चल जाएगा। ब्लॉक ने ये कहा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए तो सिंपल प्लेन वेव सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उसमें के जो साई एक्स होता है, उस वेव फंक्शन, जो प्लेन वेव सॉल्यूशन आप लेते हैं, उस प्लेन वेव के साथ में एक फंक्शन और अटैच्ड होता है, और वो फंक्शन पीरियोडिक होता है। तो यहाँ पे आप ब्लॉक थ्योरम का डेरिवेशन देख लेना, तो इसको अपन लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दैट फंक्शन इज यू, सो ये हो जाएगा यू एक्स एक्सपोनेंशियल, सिंगल डायमेंशन की बात कर लेते हैं अभी,
आई के एक्स, और यहाँ पे x को रिप्लेस करना है x प्लस एल से, सो ये हो जाएगा x प्लस एल एंड ई रेस टू पावर आई के एंड x प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ब्लॉक ने ये कहा था कि जो आप ये सिंपल प्लेन वेव होती है, इस प्लेन वेव के साथ में ये जो फंक्शन अटैच होता है ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है। अगर ये पीरियोडिक है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी पीरियोडिसिटी की, और पीरियोडिक का मतलब जो वैल्यू x पे होगी वही वैल्यू x प्लस एल पे मिलेगी, जो मैंने अभी यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया था। तो ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हमें इक्वल मिलेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास e की पावर आई के एक्स है, एंड राइट हैंड साइड में इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। सो आई के एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आई के एल, फिर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट, नाउ दिस टर्म विल बिकम 1, आई के एल विल बी इक्वल टू 1। अब हमारे पास e की पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके सॉरी, यस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू 1। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास रियल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी है, इसका मतलब ये पार्ट तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। सो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होने पर जो थीटा है वो आपके पास कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, जहां n की वैल्यू आप 0 1 2 एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से k की अगर वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 2n पाई अपॉन l हो जाएगा। करेक्ट, अब मैं n की वैल्यू अगर 0 रखती हूँ तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय एल आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय एल आ जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये हमें यहाँ पर दी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के लिए हमने दोनों साइन हमने यहाँ पर यूज ले लिए। नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन आर ऑफ द फॉर्म। अभी मैंने बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है वो सिंपल प्लेन वेव होती है, इसलिए उसमें कोई पीरियोडिक फंक्शन एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए साई के आर जो होगा वो ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट आर 3 डायमेंशन में हमारे पास ये वेव होगी। ओके, और मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू एच क्रॉस के। लेकिन यहाँ पर अपन नियरली फ्री की बात कर रहे हैं। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो किसी मेटल के अंदर होता है। देखो मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता है, अब अपन उसको बिल्कुल फ्री नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली फ्री होता तो वो मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाता। लेकिन मेटल के अंदर में पीरियोडिक पोटेंशियल है, उसने कुछ ना कुछ फोर्स से उसको क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। तो वो फ्री इतना ही है कि वो मेटल के अंदर घूम सकता है पर मेटल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए दैट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंप्लीटली फ्री। तो उसको अपन करके नियरली फ्री है, जो अंदर तो फ्री है, मतलब आपको इतना फ्री छोड़ दिया जाए कि आप एक घर के अंदर घूम सकते हो बट घर से बाहर नहीं जा सकते, इतने फ्री नहीं हो। सो हमारे इलेक्ट्रॉन के केस में वहां पर वही चीज हो रही है। The band structure of a crystal can often be explained by the nearly free electron model। क्योंकि यहाँ पर बैंड स्ट्रक्चर आ रही है क्रिस्टल की, बैंड स्ट्रक्चर का मतलब है ये वाला पीरियोडिक पोटेंशियल, और ये शेप कैसे आता है ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बीएससी की सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड वाले टॉपिक में। ठीक है, for which the band electrons are treated as perturbed only weakly by the potential of the ion core। यानी कि वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसका है, पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन कहाँ से आए, एटम्स थे पहले वहां पे, सॉलिड के अंदर एटम्स थे, उन एटम्स में से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर थे सबसे, वो तो थोड़े से फ्री होके बाहर निकल गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर होके निकले, अंदर क्या बच गया, अब एटम एटम नहीं रहा, न्यूट्रल नहीं रहा, वो पॉजिटिव आयन बन गया। अगर वो पॉजिटिव आयन बन गया है तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स। दिस मॉडल आंसर्स ऑलमोस्ट ऑल द क्वालिटेटिव क्वेश्चंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। अभी बता दिया था मैंने मेटल की कंसेप्ट। नाउ we know that the Bragg reflection is a characteristic feature of wave propagation in crystal। Bragg reflection जो होता है वो क्रिस्टल में वेव प्रोपेगेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या मतलब होता है इसका, अभी बताएंगे आपको आगे। Bragg reflection of electron waves in crystal is the cause of energy gaps। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्योंकि वो वेव की तरह ट्रेवल करता है क्रिस्टल के अंदर, और वहां पे कुछ बाउंड्रीज होती है,
और उस बाउंड्री से उसका रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पर जो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है इसे हम ब्रैग रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। इस रिफ्लेक्शन की वजह से सॉलिड्स के अंदर या जो बैंड स्ट्रक्चर बनती है उस बैंड के बीच में एनर्जी गैप आता है। वो कैसे आता है इसका पूरा डेरिवेशन हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, ठीक है। Now, these energy gaps are of decisive significance in determining whether a solid is an insulator or a conductor. और इस energy gap का usefulness कहाँ होती है ये पता करने में कि जो solid की आप बात कर रहे हैं वो insulator है या conductor है या semiconductor है। We explain physically the origin of energy gap. ये energy gap का origin क्या है basically in the simple problem of a linear solid of lattice constant A. तो हम one dimensional lattice ले रहे हैं और उसका लेटिस कांस्टेंट आप बीएससी में पढ़ चुके हो। व्हाट इज लेटिस कांस्टेंट, वो हमारे पास उसकी डायमेंशन है ए। द लो एनर्जी पोर्शन ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर आर शोन क्वालिटेटिवली इन फिगर 2 फॉर इंटायरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉन विच आर नियरली फ्री। अब यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला डायग्राम है, दिस इज एनर्जी वर्सेस के डायग्राम फॉर कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड डायग्राम आपके पास ये पैराबोला ही है लेकिन डीफॉर्म्ड या डिस्टॉर्टेड पैराबोला है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नियरली फ्री है। सो दिस ग्राफ ए इज अ प्लॉट ऑफ एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कैसे आया पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था पी स्क्वायर अपॉन 2m, फ्री इलेक्ट्रॉन की बता रही हूँ, h क्रॉस k अपॉन 2m स्क्वायर एंड h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कांस्टेंट है और यहाँ पे k स्क्वायर। सपोज दिस इज y and this is x, so we have y proportional to x square। और ये जो ग्राफ होता है ये कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। अब y हमारे पास क्या है, एनर्जी, सो दिस इज एनर्जी, और x एक्सिस में हमारे पास क्या है, k है। सो यहाँ पर E वर्सेस k जो है एक कंप्लीटली कंटिन्यूअस पैराबोला बन रहा है। दिस इज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। सो फ्री इलेक्ट्रॉन का तो आपको ग्राफ समझ में आ गया। डायग्राम 2 में देखिए, प्लॉट ऑफ एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट ए। अगर वो नियरली फ्री है तो सिचुएशन क्या हो रही है कि आपका ये वाला पैराबोला यहाँ पर बीच में कहीं पर ब्रेक आ रहा है, और वो ब्रेक जो आ रहा है यहाँ पे गैप जो आ रहा है, दिस इज एनर्जी गैप। द एनर्जी गैप शोन is associated with the first Bragg reflection at k is equals to plus minus pi by a. Other gaps are found at higher energies at plus minus n pi by a for integral values of n. अब ये कैसे आता है आपके पास में, तो इसको समझने के लिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एनर्जी गैप हमें कहाँ मिल रहा है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पे। तो ये ब्रैग रिफ्लेक्शन की वजह से क्यों आया, सो ब्रैग कंडीशन जो होती है हमारे पास में, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव वेक्टर बिकम्स इन वन डायमेंशन दिस वैल्यू। अच्छा, आपने बीएससी के अंदर अगर रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वहां पे एक ब्रैग कंडीशन आई होगी। एक ब्रैग कंडीशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप गूगल करना, आप गूगल पे ये करना ब्रैग डिफ्रैक्शन कंडीशन। सो आपको कंडीशन जो है 3 डायमेंशन में वो कंडीशन ये मिलेगी, दिस इज कॉल्ड ब्रैग डिफ्रैक्शन कंडीशन, ठीक है। 1 डायमेंशन में लेंगे तो यहाँ पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपन के जी कर देते हैं प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। 2kg इज इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर, और यहाँ पे 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस जी हो जाएगा, एंड k की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2g। अब ये जो है 1 डायमेंशन के अंदर हमारे पास ब्रैग रिफ्लेक्शन या ब्रैग डिफ्रैक्शन की जो है वो कंडीशन हो जाती है। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 4 में, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो प्लस माइनस पाई n पाई बाय a जो है वो कैसे आई। तो इसके लिए आपको क्रॉनिक पेनी मॉडल का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली ले जाती हूँ बीएससी की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रॉनिक पेनी मॉडल पढ़ना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, पर मैं अभी बता देती हूँ क्रॉनिक पेनी मॉडल का अगर इसमें आगे लिखा हुआ है तो, क्योंकि मैं वो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पर इस वाली किटल की बुक में उसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, ले शॉर्ट में दिया हुआ है। ये देखो ब्लॉक फंक्शन भी मैं बीएससी से ही पढ़ाऊंगी। ये क्रॉनिक पेनी मॉडल, ये क्रॉनिक पेनी मॉडल जो है ना, इससे कंडीशन मिलती है, एक कंडीशन आती है इससे, वो मैं बता देती हूँ आपको। ये रही,
यहाँ पे ये ग्राफ आपको बीएससी में भी मिल जाएगा। देखो क्रॉनिक पेनी मॉडल आपके एमएससी में भी सिलेबस में है और बीएससी में भी सिलेबस में है, तो मैंने बीएससी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस पूरे कर्व को, और इस कर्व के अंदर ये जो गैप आ रहा है शेडेड रीजन में, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंड्री पे हमें एक कंडीशन मिलती है जो आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पर तो शायद नहीं लिखी है। ओके, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। सो मैं वहां से बता देती हूँ आपको, बीएससी के वीडियो से डायरेक्टली आपको वहां से वो मिल जाएगी। हम हमारे एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉनिक पेनी मॉडल के रिजल्ट में आप देखेंगे कि वहां पे बाउंड्री पे हमारे पास cos के ए इज इक्वल्स टू +-1 बाउंड्री पे ये आता है, और ये रिजल्ट आपको क्रॉनिक पेनी मॉडल में मिल जाएगा। आप बीएससी का वो टॉपिक देख लेना। तो ऑब्वियसली cos के ए इज इक्वल्स टू +-1 है, तो के ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-n पाई हो जाएगी, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-n पाई अपॉन ए आ जाएगा। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-पाई/a। सो हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर इधर k जा रहा है पॉजिटिव के, इधर माइनस में जा रहा है, सो यहाँ पे -पाई/a होगा और यहाँ पे +पाई/a होगा। सो इन दोनों के बीच का जितना भी रीजन होगा दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट ब्रिलुअन जोन। ये हमारा फर्स्ट ब्रिलुअन जोन होगा। जस्ट अ मिनट, कहाँ थे हम, यहाँ पे थे, राइट। सो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जी जो होता है, होल्ड ऑन, यहाँ पर जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, 2πn/a क्यू वैल्यू आती है, ये भी आगे वाले टॉपिक में डेरिवेशन में आ जाएगा। और वैसे ये बीएससी में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, लेकिन हमें भी जरूरत पड़ेगी जब हम क्या बनाएंगे, फर्मी सरफेस बनाएंगे, तब ये आ जाएगा डेरिवेशन, है ना। तो n इज इंटीजर, सो द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड द फर्स्ट एनर्जी गैप अकर एट k इज इक्वल टू +-पाई/a. The region in K space between -π/a and +π/a is first Brillouin zone of this lattice. Other energy gap occur for other values of integer n. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला आपको यहाँ पे मिल रहा है ये +-π/a पर ब्रेक लेगा। सो यहाँ पर आप देखिए कि इसी पैराबोला को वापस ड्रॉ किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये पैराबोला जो ब्लू कलर से मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ उसको ध्यान से देखना, ये π/a है और ये -π/a है। ये सिर्फ इन दोनों रीजन के बीच में कंटिन्यूअस पैराबोला है और उसके बाद में इसमें गैप आ गया है। ठीक है, दूसरा गैप कब आएगा, हमने देख लिया ये +-n/π/a है। सो n की वैल्यू जब अपन मान n/a था, n की वैल्यू 1 पे तो अपन रख दिया, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो +-2π/a आएगा। करेक्ट, तो यहां से अगर अपन आगे जाएंगे तो इधर आएगा 2π/a और इधर अपन जाएंगे तो इधर आएगा माइनस का 2π/a। तो सेकेंड ब्रिलुअन जोन कौन सा होगा, सेकेंड ब्रिलुअन जोन के दो सेक्शन होंगे, इधर तो होगा -π/a से -2π/a के बीच में, और इधर होगा π/a से 2π/a के बीच में, वो सेकेंड ब्रिलुअन जोन होगा। और वहां पे आपका जो पैराबोला है वो वापस आगे क्या लेगा, कंटिन्यूएशन लेगा। ठीक है, तो जो बाउंड्री आ रही थी वो बाउंड्री कहाँ पे आ रही थी, +-, तो हर बार जब जब हमारे पास में k की ये वैल्यूज होगी +-n/π/a, जब जब आएगा तब तब हमारे पास बाउंड्री आ जाएगी। और किसी चीज की बाउंड्री आने का मतलब है वो चीज वहां पे खत्म होना या रुकना, स्टॉपेज आना, इसीलिए यहाँ पे रुक जाते हैं अपन। और यही नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बीएससी की सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी एक्सप्लेन किया है। सो ये ग्राफ यहाँ पे रुकता है और वापस आगे से शुरू होता है सेकेंड ब्रिलुअन जोन में। सो सेकेंड अलाउड बैंड आपको ऊपर मिल रहा है, फर्स्ट अलाउड बैंड आपको यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये जो रीजन होता है ये हमारे पास फॉरबिडन रीजन होता है, क्योंकि इसमें के की कोई भी वैल्यूज के लिए हमारे पास में एनर्जी नहीं मिलती है, तो ये हमारे पास एनर्जी गैप होता है। तो ये किसकी वजह से आया, ब्रैग रिफ्लेक्शन की वजह से आया। ठीक है, द वेव फंक्शन एट k इज इक्वल टू +-π/a आर नॉट द ट्रेवलिंग वेव्स। तो हमें वहां पर ट्रेवलिंग वेव नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, आप खुद सोचो। एक ट्रेवलिंग वेव आई यहाँ पे, मान लीजिए π/a था, π/a पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपकी वेव यहाँ पे टकराई और वापस मुड़ गई, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको ट्रेवलिंग वेव नहीं मिली ना, आपको ट्रेवलिंग वेव नहीं मिली। और ट्रेवलिंग वेव होती है या तो e⁻⁴ या e⁻⁻⁴ ये वन डायमेंशन में प्लेन वेव होती है।
जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है, क्योंकि अगर इसके आगे वो फंक्शन जुड़ा हुआ होता पीरियोडिक फंक्शन तो हम इसको अंदर की बात कर ले, पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एट दीज स्पेशल वैल्यूज ऑफ के द वेव फंक्शन आर मेड अप ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ वेव ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट एंड टू द राइट। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपके पास में के की स्पेशल वैल्यूज है कौन सी, प्लस माइनस एन पाई अपॉन ए, इन पर आपको ट्रेवलिंग वेव तो नहीं मिल रही है, तो इन पर मिल क्या रहा है, इन पर एक्चुअली आने वाली वेव टकरा के जाने वाली वेव के बराबर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने वाली वेव और जाने वाली वेव दोनों का एग्जिस्टेंस होता है और उनका इक्वल पार्ट्स होता है, यहाँ पर ये लाइन हो है। सो व्हेन द ब्रैग रिफ्लेक्शन कंडीशन k is equals to plus minus pi over a is satisfied by the wave vector, a wave traveling to the right is reflected टू ट्रेवल टू द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। यानी कि इस कंडीशन पे अगर कोई वेव राइट से आ रही है तो वो यहाँ पे ब्रैग रिफ्लेक्ट होके लेफ्ट में चली जाएगी, और अगर कोई लेफ्ट से आ रही है तो वो ब्रैग रिफ्लेक्ट होके राइट में चली जाएगी। ईच सब्सिक्वेंट ब्रैग रिफ्लेक्शन विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। यानी हर ब्रैग रिफ्लेक्शन जो है जैसी भी वेव आएगी उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल ऑपोजिट कर देगा। अ वेव विच ट्रेवल्स neither to the right nor to the left is standing wave, it doesn't go anywhere। so कोई वेव अगर वो राइट में भी ट्रेवल नहीं कर रही है, लेफ्ट में भी ट्रेवल नहीं कर रही है, लेकिन वो वेव है, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव हमेशा दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल एम्पलीट्यूड, और उन दोनों के सुपर पोजिशन से जो वेव मिलती है वो स्टैंडिंग वेव होती है। सो एक्चुअल में जो आने वाली वेव है वही यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे बस वाइब्रेशन करता रहता है। देखो ट्रेवलिंग वेव का मतलब हमारे पास एक वेव इस तरह से आ जा रही है, स्पेस में भी आगे बढ़ रही है। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, जिस जगह पे है वो वहीं पे वाइब्रेशन करती रहती है, उसी जगह, यानी ना तो वो आगे जा रही है ना वो पीछे जा रही है, वो उसी जगह कर रही है, तो इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। द टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडिंग वेव। तो हमें पता चल गया कि बाउंड्री पे हमारे पास क्या स्टैंडिंग वेव है। सो वी कैन फॉर्म टू डिफरेंट स्टैंडिंग वेव फ्रॉम द टू ट्रेवलिंग वेव। तो हमारे पास हमें पता है कि ट्रेवलिंग वेव दो तरह की होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी या तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। सो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव को हम रख देते हैं e की पावर आई पाई एक्स अपॉन ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिया, तो ध्यान रखना कि हमारे पास में वन डायमेंशन में हम वेव ले रहे हैं। सो वन डायमेंशन में जो वेव होगा उसका एक्सप्रेशन होगा आई के एक्स, और हम केवल बाउंड्री पे ले रहे हैं, और बाउंड्री पे के की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस एन पाई बाई ए। तो पहले फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन की बाउंड्री पे ले रहे हैं, सो के की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस माइनस पाई बाई ए रखेंगे। सो आई प्लस माइनस पाई बाई ए एंड एक्स। सो हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर प्लस माइनस आई पाई एक्स अपॉन ए। इसमें से जो प्लस वाला पार्ट होगा वो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव होगी, और जो माइनस एक्स वाला पार्ट होगा वो माइनस एक्स में ट्रेवल करने वाली वेव होगी। और दोनों वेव को अगर ऐड कर देते हैं तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है। ठीक है, सो हमारे पास ये पॉसिबल है। इसको एक्सपांड करेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव के दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस दोनों साइन है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस साइन को लेते हैं, और प्लस साइन से जो वेव मिलती है उसमें हम क्या करेंगे, ई की पावर आई पाई एक्स बाई ए, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस है, सब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इससे हमें दो वेव मिल रही है। करेक्ट, देखो दो वेव मिल रही है, आई पाई एक्स अपॉन ए, एक ये ट्रेवल कर रही है, माइनस आई पाई एक्स अपॉन ए। सो बीच में हमें अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्टैंडिंग वेव बनती है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज आती है। सो एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो जो वेव बनेगी उसे हम साई प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो उसे हम साई माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो लेट मी शो यू। सो साई प्लस हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव प्लस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव, और अगर ई की पावर आई थीटा का एक्सप्रेशन यूज करेंगे सो इट विल बिकम टू कॉस पाई एक्स अपॉन ए। इसी तरह से साई माइनस हमारे पास हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा और वो हो जाएगा टू आयोटा साइन पाई एक्स अपॉन ए।
द स्टैंडिंग वेव आर लेबल्ड प्लस एंड माइनस, जो प्लस और माइनस है इसका मतलब क्या है, दीज आर अकॉर्डिंग टू वेदर और नॉट दे चेंज द साइन व्हेन माइनस एक्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाता है तो उनका साइन चेंज होता है या नहीं होता है, इस हिसाब से हमने इनकी लेबलिंग की है। बोथ स्टैंडिंग वेव आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट डायरेक्टेड ट्रेवलिंग वेव, जो कि मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। एक एक लाइन जो है किटल की मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच।